हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पदों पर, उसके लिए सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का सेट नंबर 2 कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सेट नंबर 1 को डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर देकर बता सकते हैं। ध्यान से सुनिए। जर्मनी के वनस्पति शास्त्री एमजे स्लाइडन तथा जर्मनी के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर स्वान ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि एमजे स्लाइडन और थियोडर स्वान दोनों जो थे कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष, जिसको कि अंग्रेजी में मायोपिया कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष न देकर के सीधे हिंदी में लिख दिया जाता है मायोपिया। ठीक है, तो आप लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ध्यान रखना है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष जो रोग है, इससे ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नहीं देख पाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके, आप सभी को पता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। स्वस्थ मनुष्य के आंखों का, जिसका आंख पूरी तरह से फिट है, उनका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के आगे बनता है। ठीक इसी प्रकार से दीर्घ दृष्टि दोष में भी होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि इससे ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है, परंतु नजदीक स्थित वस्तु को वह नहीं देख सकता है। इसमें क्या होता है, लेंस की गोलाई घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, और दीर्घ दृष्टि दोष जो कि हाइपरमेट्रोपिया है, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक प्रश्न के साथ करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन का उष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है सभी ईंधनों में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ा जो ग्लैंड है मानव शरीर का वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है, यानी कि यकृत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका वजन जो होता है लीवर का 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम तक होता है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। और यकृत से ही यानी कि लीवर के द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो लीवर से होता है, यकृत से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन, यहां मैं लिख देता हूं, फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन है यह लीवर के द्वारा ही उत्पन्न होता है, जो कि रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। अगर बात करें कि मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये स्किन है, चमड़ा है, चर्म है। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी जो है ये फीमर है, और फीमर जो है जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सामान्य विज्ञान का सेट 1 कवर किया था, और हम लोगों ने अब लूसेंट स्टार्ट किया हुआ है। लूसेंट में प्राचीन भारत का इंपॉर्टेंट टॉपिक जैन धर्म को हमने कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 बिहार पुलिस का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को भी कवर किया है, जिनमें की टोटल 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि परावैंगनिक किरणें की खोज किसने की है। तो फ्रेंड्स परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की है, तो रिटर ने किया है। ध्यान रखिएगा, किसने किया है, रिटर ने किया। अगर हम बात करें कि गामा किरण की खोज किसने किया है, तो बैकुरल ने किया है किसका, गामा किरण का खोज। ठीक है, रंगजोन ने किया है एक्सरे का खोज, आप सभी को पता होगा। और न्यूटन ने फ्रेंड्स किया है किसका खोज, न्यूटन ने किया है विजिबल रेडिएशन यानी कि दृश्य किरण की खोज। किसने किया है, दृश्य विकिरण की खोज किसने किया है, न्यूटन ने किया है। अगर बात करें कि औरक्त किरण यानी कि औरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज किसने की है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज हर्शल ने किया है। सबको ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि कांसा किसका मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स देखिए कांसा जो है यह किसका मिश्र धातु है, यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें कॉपर की मात्रा जो होती है वो होती है 88% और टीन की जो मात्रा होती है वो होती है 12%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, तो पीतल कॉपर और जिंक का है। पीतल में कॉपर की मात्रा 70% होती है और जिंक की 30% होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जर्मन सिल्वर जो है कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक और टीन का मिश्र धातु जो है यह है गन मेटल। ठीक है, गन मेटल है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए फॉर्मिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा लाल चींटियों के विष में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा चींटी के विष में। अगर हम बात करें तो नींबू जाति के फल में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू जाति के जो फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिरका में आप सभी को पता है कि एसेटिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में जो है फ्रेंड्स, सेब में खाने वाला जो सेब है इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए 4 क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ एक क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पैराथायराइड ग्लैंड यानी कि पैराऑप्टू ग्रंथि। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इससे जो है निकलता है एक पैराथायराइड हार्मोन जिसको कि पैराऑप्टू हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तब जो है यह हार्मोन पैराऑप्टू हार्मोन स्रावित होता है। और एक और हार्मोन है कैल्सीटोनिन हार्मोन, यहाँ मैं लिख देता हूँ नाम हिंदी में, कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, ये कब स्रावित होता है, तो ये भी पैराऑप्टू ग्रंथि से ही स्रावित होता है। और ये जब स्रावित होता है कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब। ठीक है, कम हो जाती है तो पैराऑप्टू हार्मोन यानी कि पैराथायराइड हार्मोन जो है ये स्रावित होता है, और अधिक जब हो जाता है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इटाई इटाई बीमारी और मिनी माता बीमारी। ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। इटाई इटाई रोग जो है ये कैडमियम के कारण से होता है और मिनी माता रोग जो है ये पारा के कारण से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट ही शामिल किया है। तो देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है ये अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहा जाता है एक्टिनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, एस्ट्रोमीटर से जो है ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, तारों की चमक मापी जाती है। ठीक है, तारों की चमक मापी जाती है एस्ट्रोमीटर से। और आप सभी को पता होगा कि अल्टीमीटर से जो है वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो आपने तो पढ़ा होगा कि -40 डिग्री, लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, रिलेशन क्या है, C-0/100 इक्वल टू, यहाँ में देखिए F-32/180। अब देखिए -40 डिग्री आप इसको करके देख लीजिए। यहाँ C की वैल्यू आप रखिए -40 डिग्री, -0 है तो ये तो माइनस में लिख देता हूँ यहाँ। उसके बाद 100, यहाँ देखिए फ़ारेनहाइट में आप -40 लिखे, यहाँ F का मान लीजिए, और -32/180। अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए।
तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा बटा 100 आ जाएगा। फिर देखिए इधर देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो -72 आएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा सा, -72 बटा 180 हो जाएगा। अब इसको दोनों को आप सोल्व कर लीजिए। देखिए दोनों का वैल्यू जो है ये बिल्कुल बराबर आएगा, -2 बटा 5। यहाँ मैं करके भी दिखा देता हूँ, 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो ये आ गया -2 बटा 5। इसको भी कर लीजिए। देखिए 12 छक 72 -6 है और ये जाएगा कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में। 12 से 15 को गुना कीजिएगा तो 180, तो कितना आ गया -6 बटा 15। तो -6 को 3 से काटिए, -2, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो देखिए इधर भी -2 बटा 5, इधर भी -2 बटा 5। तो देखिए पाठ्यांक जो है दोनों क्या है, बराबर हैं। कितने डिग्री पर, तो -40 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि जो है कपाल की स्फेनाइड, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्फेनाइड, ठीक है, ये ध्यान रखना है ये टर्म। कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। और पीयूष ग्रंथि का वजन याद रखिएगा, इसका वजन जो होता है वो 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के आधार में। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा लीवर जो है, यकृत है, यह प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। ध्यान से देखिएगा, धातु पूछा गया है। तो सबसे भारी धातु जो है ये ओस्मियम है। यहाँ मैंने सिंबल भी लिखा है, OS इसका सिंबल है। अगर सबसे हल्का धातु पूछा जाए तो वो लिथियम है। लिथियम का सिंबल Li होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा लेता है तो उसे 5 घंटे तक चालू रखने पर कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा जो खपत होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V × I × T, और नीचे आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। कुछ भी नहीं करना है, सारे वैल्यू को ऊपर रखिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। दो भी दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, गुना 5 एम्पियर दिया हुआ है और कितने देर, 5 घंटे, बटा से 1000 कर दीजिए और इसको आप अब सोल्व कर लीजिएगा। देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, और ऐसे देखिए फिर से मैं फ्रेश लिख देता हूँ, क्या दिया हुआ है, 220 5 गुना 5 घंटे बटा 1000। ठीक है, अब देखिए ये 5 25 हो गया, 2500 के कितना हो गया, 100 हो गया, तो यानी कि ये 40 आ गया। 1 0 से ये कट गया, 2 दूना 10 हो गया। फिर देखिए ये कितना आ गया, 11 ऊपर आ गया। देखिए 2 पचे 10, 1 0 आएगा तो फिर ये 10 बन जाएगा, तो 2 पचे 10, तो 5.5 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में। ठीक है, और एक आदर्श जो वोल्ट मीटर है इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा अब आता है आममीटर। ठीक है, आममीटर से क्या होता है, इससे जो है विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श आममीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि किसी वस्तु का संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो संवेग और गतिज ऊर्जा का रिलेशन आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ये होता है p² बटा 2m। p जो है ये संवेग है, m जो है द्रव्यमान है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कहा जा रहा है कि संवेग को दोगुना किया जा रहा है। तो देखिए संवेग को आप लोग यहाँ दोगुना कीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी को ज्यों का त्यों रखिए और संवेग को आप दोगुना करना है। ठीक है, तो 2p हो जाएगा, स्क्वायर पहले से है फार्मूला में, उसके बाद 2m हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ मैं मिटा देता हूँ एक बार, कि E = क्या आया था, 2p² बटा 2m। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 4p² बटा 2m। आपको क्या करना है, कल भी मैंने बताया था कि जब भी आप इस तरह से रिलेशन निकालिएगा तो आपको पहले फार्मूला लिखना है। तो इसमें से आप फार्मूला लिख दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी और संवेग का फार्मूला। तो ke = क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि p² बाई 2m। तो देखिए यहाँ से p² बाई 2m आप लिख दीजिए।
बचता क्या है, 4 बचता है, तो गुना आप 4 करके ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए ये तो पहले से ही है फॉर्मूला में, अब कितना हो जा रहा है, तो देखिए 4 गुना हो जा रहा है। क्लियर है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, कि खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले देखिए टीकाकरण की खोज किसने किया था, ये पूछा जाता है। टीकाकरण का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। उसके बाद देखिए पोलियो ड्रॉप का यहाँ पूछा जा रहा है, ओरल पोलियो यानी कि मुंह में जो ड्रॉप लगाया जाता है ना, इसकी खोज। पोलियो वैक्सीन सबसे पहले खोजी गई थी किसके द्वारा, तो पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी जोनास साल्क के द्वारा। बाद में पोलियो ड्रॉप, जिसको कि ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है, एल्बर्ट सैबिन ने जो है इसकी खोज की थी। किसने, एल्बर्ट सैबिन ने की थी। क्लियर है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी, लुई पास्चर ने। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्बर्ट सैबिन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है, तो ये है ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। देखिए कार्बोहाइड्रेट की जब अधिक मात्रा होती है तो लीवर जो है यानी कि यकृत जो है उसको ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित कर लेता है, और फिर जब शरीर को आवश्यकता होती है तो वो ग्लाइकोजन से फिर इसको तोड़ देता है, किसमें, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें सी डबल बॉन्ड होता है कहलाते हैं, तो सिंगल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं, ठीक है, एल्केन कहलाते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। डबल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन कहलाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन कहलाते हैं। क्लियर है, तो सही आंसर हो जाएगा डबल बॉन्ड एल्कीन, माफ कीजिएगा एल्कीन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड वाले यहाँ पे है एल्केन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिस्थापित किए थे। आप सभी को पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है, और इन्होंने यह जो नियम प्रतिस्थापित किया था मटर के पौधे पर किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी मनुष्य का भार, ध्यान से पढ़िए, यहाँ भार पूछा गया है। अगर द्रव्यमान पूछा जाता तो आंसर अलग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना है पृथ्वी का, तो 1/6 है, ठीक है। देखिए भार यानी कि W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी पर कितना है, 600 है, तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। वहीं अगर यहाँ द्रव्यमान लिख दिया होता तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, 600 ग्राम केजी है, तो चंद्रमा पर भी उतना ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में आने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। तो ये तार जो बनी होती है फ्यूज तार, मैंने कल भी बताया था शायद आपको, टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है, ठीक है। इसका गलनांक जो होता है क्या होता है, निम्न होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है फ्रेंड्स, ये नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात जो है पता होगी कि विद्युत बल्ब का जो एलिमेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, कि टमाटर का रंग लाल किस वर्णक की उपस्थिति के कारण से होता है। तो टमाटर का रंग जो लाल होता है ये लाइकोपेन के कारण से होता है। लाइकोपेन एक वर्णी लवक है जिसके कारण से टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैरोटीन, गाजर का रंग जो लाल होता है ये कैरोटीन के कारण से होता है। चुकंदर का रंग जो होता है वो विटामिन के कारण से होता है। मेलानिन से जो है हमारे त्वचा का रंग बनता है, किससे, मेलानिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस अक्रिय गैस का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो देखिए यह अक्रिय गैस जो है रेडॉन है। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है और अक्रिय गैस भी है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा और अक्रिय गैसों के बारे में जानिए। देखिए अक्रिय गैसों में सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला एक अक्रिय गैस जेनॉन है, ठीक है। उसके बाद प्रकृति के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो ये आर्गन है।
ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो हैबर प्रक्रम के द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बटा क्या होगा। तो आपको सभी को पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ओम क्या है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट है, मात्रक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए R इक्वल टू हो जाएगा V बटा I। तो V यानी कि ये वोल्ट और I मतलब एम्पियर, R मतलब देखिए यहाँ में ओम हो जाएगा, ठीक है, R मतलब ओम, V माने वोल्ट और I मतलब एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में या कहिए गैस में परिवर्तित करती है। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट में देकर के बताना है, कमेंट में देकर के जरूर बताइए, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। डेली यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा दोनों की तैयारी कराई जा रही है, तो चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।